Hello student, I welcome you all to our channel VD Education। स्टूडेंट आज हम कवर करेंगे सेकेंड पार्ट फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का। तो हमने फर्स्ट पार्ट में देखी थी कुछ इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस, दो इम्पोर्टेंट लॉस के बारे में हमने देखा था, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज देखा था एंड फ्रिक्शन थियोरी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी देखी थी। तो ये चार टॉपिक हमने फर्स्ट पार्ट में कवर करे थे। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा तो इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ जाके डायरेक्टली ये वीडियो देख सकते हैं मेरा। और यहाँ पे हम सेकेंड पार्ट में आज हम कवर करेंगे कूलम्स लॉ, जो कि काफ़ी बार एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं इसके बेस पे क्वेश्चन, और कूलम्स लॉ डायरेक्टली भी काफ़ी बार 12th बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। दूसरी बात करेंगे कूलम्स लॉ की लिमिटेशन, ये भी एग्ज़ाम में बहुत बार पूछी गई है और पूछी जाती है। और तीसरी हम बात करेंगे वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म। आज के इस वीडियो में हम ये तीन टॉपिक कवर करने वाले हैं। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम बात करेंगे कूलम्स लॉ के बारे में। तो अकॉर्डिंग टू द कूलम्स लॉ, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन बिटवीन टू चार्ज बॉडीज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्ज। ये बात आप ध्यान रखना, जो यहाँ पे रेड कर रखी है मैंने, प्रोडक्ट ऑफ द चार्ज, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ अ डिस्टेंस बिटवीन देम। यानी कि कूलम्स लॉ क्या करता है बेसिकली, कि अगर कोई भी फ्री स्पेस में दो चार्ज है, जैसे कि हम एज्यूम कर लेते हैं यहाँ पे Q1 Q2, और कोई भी फ्री स्पेस में दो चार्ज है Q1 और Q2, तो जाहिर सी बात है कि वो दोनों चार्ज एक दूसरे पे फोर्स अप्लाई करेंगे। अगर दोनों का जो चार्ज है वो सेम होगा तो वो एक दूसरे को रिपल करेंगे, और अगर अपोजिट चार्ज के हुए तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे अपनी ओर। तो यहाँ पे जो कूलम्स लॉ क्या कहते हैं कि उन दोनों के बीच में जो फोर्स होगा, उस फोर्स तो वो जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्ज। दोनों चार्ज के मल्टीप्लिकेशन से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उस जो फोर्स होगा उसका मैग्नीट्यूड, एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ अ डिस्टेंस। और उन दोनों चार्ज के बीच में कितना डिस्टेंस है उसके स्क्वायर से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। और यहाँ पे एक ध्यान रखने वाली बात यह है कि कूलम्स लॉ है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक पे डिपेंड है। यानी कि अगर चार्ज होगा, दोनों चार्ज इनिशियल रेस्ट पे होने चाहिए, चार्ज की वेलोसिटी नहीं होनी चाहिए, तभी हम उस पर कूलम्स लॉ अप्लाई कर सकते हैं। हमने देखा था कि जो फोर्स होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी कि D2। तो इन दोनों को मिलाएंगे तो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाई D स्क्वायर। तो यहाँ पे हमें ये प्रोपोर्शनलिटी की साइन है उसे रिमूव करने के लिए कांस्टेंट डालना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने कूलम्स लॉ कांस्टेंट लगा दिया K, और बेसिकली फ्री स्पेस और एयर के लिए जो ये K की वैल्यू होती है वो होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। और यहाँ पे जो K की वैल्यू हम फ्री अगर एयर की बात ना करें, दूसरे किसी मीडियम की बात करें तो उसमें K की वैल्यू होगी 1/4πε0। और यहाँ पे जो ε0 है वो मीडियम के साथ वेरी करेगा, हर एक मीडियम के लिए इसकी वैल्यू अलग अलग होगी। और अगर मीडियम एयर है तो यहाँ पे इस पूरे की वैल्यू हो जाएगी 9 × 10⁹ और जनरली जो बोर्ड के एग्ज़ाम में न्यूमेरिकल पूछते हैं उसमें हमें यही K की वैल्यू डालनी होगी 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। और यहाँ पे ये जो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर है वो इस जो K है उसके SI यूनिट है। तो यहाँ पे ये कैसा है, अगर K का हमें SI यूनिट फाइंड करना है तो इन दोनों को इस साइड ले जाओ और साथ में D को ले जाओ, तो D उस साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा और Q1 Q2 अपॉन में आ जाएंगे। तो यहाँ पे फोर्स का जो यूनिट होता है वो न्यूटन होता है, D स्क्वायर का यूनिट होगा वो M स्क्वायर होगा, और Q1 Q2 का यूनिट होगा C स्क्वायर। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना, ये सारी क्वांटिटी को उस तरफ ले जाओ और सबके SI यूनिट डाल दो तो हमें K का यूनिट मिल जाएगा। और यहाँ पे अगर दोनों चार्ज है वो सेम होंगे तो वो दोनों एक दूसरे को रिपल करेंगे, और अगर ऑपोजिट हो गए तो अट्रैक्ट करेंगे। यहाँ पे कूलम्स लॉ में फोर्स की डायरेक्शन पे डिपेंड करेगा कि जो फोर्स है वो अट्रैक्शन है या रिपल्सन। तो यहाँ आगे हम पहले कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म पढ़ने से पहले ये समझ लेते हैं कि स्केलर क्या होता है एंड वेक्टर क्या होता है। तो जो फिजिकल क्वांटिटी आर ऑफ टू टाइप, जो फिजिकल क्वांटिटी वो जनरली दो टाइप की होती है, एक तो स्केलर और एक वेक्टर। तो स्केलर क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी इज डिफाइंड एज द क्वांटिटी दैट हैज ओनली मैग्नीट्यूड। ऐसी क्वांटिटी जिसके सिर्फ हमें मैग्नीट्यूड पता है, जिसकी हम डायरेक्शन फाइंड नहीं कर सकते, उसे कहते हैं स्केलर क्वांटिटी। जैसे कि एग्जांपल ले तो मास, हम मास का सिर्फ मैग्नीट्यूड फाइंड कर सकते हैं केजी में, बट हम मास का जो डायरेक्शन होती है वो कुछ स्पेसिफाई नहीं कर सकते, हम डायरेक्शन फाइंड नहीं कर सकते। दूसरी बात करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज।
हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्ज की भी सिर्फ वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, उसकी डायरेक्शन फाइंड नहीं कर सकते। और एक और एग्जांपल है डेंसिटी। अब बात करते हैं वेक्टर क्वांटिटी की। अब वेक्टर क्वांटिटी डिफाइंड एज अ फिजिकल क्वांटिटी दैट हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। ऐसी क्वांटिटी जिसका एक मैग्नीट्यूड भी हो और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन भी हो, उसे हम कहेंगे वेक्टर क्वांटिटी। यहाँ पे एग्जांपल हम ले तो वेलोसिटी का, जिसमें दोनों होता है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। दूसरा में एक एग्जांपल है एक्सेलरेशन, इसमें भी दोनों होता है। और फोर्स, जो कि हम कूलम्स लॉ में अप्लाई करते हैं। स्टूडेंट इस बात पे ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज और फोर्स में, तो ये बात थोड़ी सी ध्यान रखना कि कूलम्स लॉ में हम फोर्स की वैल्यू फाइंड करें, न कि इलेक्ट्रिक चार्ज की। जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है वो स्केलर क्वांटिटी होता है, जबकि फोर्स होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है। जो दो चार्ज के बीच में जो लगेगा उसे हम फोर्स बोलेंगे, और जो चार्ज है, जो स्टेशनरी दोनों चार्ज है, वो एक स्केलर क्वांटिटी है। तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रख लेगा। तो आगे बढ़ते हैं कि कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म और वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। Force is an vector quantity as it both magnitude and direction. The Coulomb's law can be rewrite into vector form. तो Coulomb's law को हम वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि फोर्स होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। अब हम Coulomb's law को वेक्टर फॉर्म में क्यों लिखते हैं, पहले ये बात जान लेते हैं। तो आपने यहाँ पे जो Coulomb's law की डेफिनेशन देखी थी, उसमें लिखा है F इक्वल टू के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। ये जनरली जो हमें सिर्फ फोर्स का मैग्नीट्यूड, तो ये हमें जनरली सिर्फ फोर्स का मैग्नीट्यूड दिया है कि कूलम्स लॉ में कितना फोर्स अप्लाई होगा दो चार्ज के बीच में। F इक्वल टू के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, ये सिर्फ हमें फोर्स के मैग्नीट्यूड दिया हुआ है कि दोनों चार्ज के बीच में कितना फोर्स लगेगा, बट कोई डायरेक्शन स्पेसिफाई नहीं की है कि कौन सी डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हो, अगर दोनों पॉजिटिव चार्ज है तो एक इस ये वाला जो चार्ज है उसमें इस साइड फोर्स लगेगा, और ये वाले चार्ज में इस साइड फोर्स लगेगा। और उसी तरह अगर पॉजिटिव नेगेटिव है तो दोनों में अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। यहाँ पे जो सिंपल कूलम्स लॉ है उसमें कोई डायरेक्शन स्पेसिफाई नहीं की, इसलिए हमें कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म की ज़रूरत पड़ती है। तो पहले कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म स्टार्ट करने से पहले हम कुछ नोटेशन देख लेते हैं, जो कि हम कूलम्स लॉ में यूज़ करेंगे। और अलग अलग बुक में ये अलग अलग नोटेशन दिए हुए हैं, तो दोनों नोटेशन आप लिख सकते हो। यहाँ पे अलग अलग बुक में अलग अलग राइटर ने अलग अलग नोटेशन से कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म में लिखा हुआ है। तो यहाँ पे हम कौन सी नोटेशन यूज़ करेंगे वो लिखे हुए हैं, लेट दे बी अ टू चार्ज Q1 एंड Q2 विथ पोजिशन वेक्टर R1 एंड R2 रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे जो हमने दो चार्ज ले लिए Q1 एंड Q2, Q1 का पोजिशन वेक्टर है R1, जबकि Q2 का पोजिशन वेक्टर है R2। तो यहाँ पे हम Q1 Q2 के पोजीशन वेक्टर को R1 R2 से डिनोट करेंगे, और जो फोर्स होगा उसको हम F12 और F21 से डिनोट करेंगे। लेट द फोर्स ऑन द चार्ज Q1 ड्यू टू द Q2। यहाँ पे जो फोर्स Q1 पे लगेगा Q2 के द्वारा, यानी कि जो Q2 है वो Q1 पे कितना फोर्स अप्लाई करेगा उसे हम F12 से डिनोट करेंगे। एंड द फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1, यहाँ पे जो Q2 पे Q1 के द्वारा जो फोर्स दिया जाएगा, यानी कि Q1 Q2 पे कितना फोर्स देगा उसे हम F21 से डिनोट करेंगे। तो यहाँ कूलम्स लॉ वेक्टर फॉर्म स्टार्ट करने से पहले तो यहाँ पे ये एक फ्री स्पेस में हमने दो चार्ज ले लिया, जो कि हम कूलम्स लॉ वेक्टर फॉर्म में यूज़ करने वाले हैं। यहाँ पे ये Q1 एंड Q2 चार्ज है, जो कि इस फ्री स्पेस में Q1 एंड Q2 से डिनोट किए हुए हैं। तो यहाँ पे जो Q1 का जो पोजीशन वेक्टर है वो है R1, Q2 का पोजीशन वेक्टर है R2, जिसको कि हमने ओरिजिन के रिस्पेक्ट में यहाँ पे उसके पोजीशन वेक्टर लिए हुए हैं। और ये सब इमेजिनरी पार्ट है कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म के। फ्री स्पेस में हमने एक ओरिजिन एज्यूम कर लिया और उसके बेस पे हमने दो वेक्टर दे दिया R1 एंड R2, जो कि Q1 और Q2 के पोजीशन वेक्टर है। यहाँ पे जो Q1 है वो Q2 पे जो फोर्स अप्लाई करेगा उसे हम बोलेंगे F21, और जो Q2 है वो Q1 पे जो फोर्स अप्लाई करेगा उसे हम बोलेंगे F12। और जो Q1 और Q2 के बीच में जो डिस्टेंस है उसे हमने R ले लिया है, और यहाँ पे सब हम क्वांटिटी को हम वेक्टर फॉर्म में लिख लेंगे, इसलिए हम R वेक्टर लेंगे जो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है। तो यहाँ पे कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म स्टार्ट करते हैं। तो ये है पूरा कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, जो हमने इससे पहले दो स्लाइड में देखा था। वो हमने सिर्फ नोटेशन को स्पेसिफाई किया था कि हम कौन सी नोटेशन यूज़ करेंगे। तो कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म यहाँ से स्टार्ट होता है। यहाँ पे जो इससे पहले वाली स्लाइड में जो सेम ग्राफ था वही ग्राफ यहाँ पे दिखाया गया है। यहाँ पे ये Q1 Q2 चार्ज है, और इन दोनों के बीच में फोर्स की डायरेक्शन बस ऑपोजिट कर दी है।
तो यहाँ पे कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म स्टार्ट करते हैं। तो इफ़ F21 इज द फोर्स एक्सटेंड ऑन द चार्ज Q2 बाई द चार्ज Q1, यहाँ पे F21 वो फोर्स है जो Q2 पे लग रहा है Q1 के कारण, उसे हमने F21 से डिनोट किया है। तो यहाँ पे ये Q2 है और यहाँ पे ये Q1 है, तो जो Q1 Q2 पे जो फोर्स देगा उसे हम F21 बोलेंगे। और अगर दोनों चार्ज पॉजिटिव पॉजिटिव है तो जो Q1 है वो Q2 को रिपल करेगा, तो F21 की डायरेक्शन जो होगी वो राइट साइड में होगी। और यहाँ पे अगर इस फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालने जाए तो जो नॉर्मल बेसिक कूलम्स लॉ से हम इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, तो F21 इक्वल टू K Q1 Q2 बाई R12 स्क्वायर। यहाँ पे R12 है जो Q1 और Q2 के बीच का जो डिस्टेंस है वो उसे हम R12 ले लिया है इस डायरेक्शन में Q1 से Q2 की तरफ। यहाँ पे ये जो लास्ट में है वो यूनिट वेक्टर है R12 कैरेट। ये जनरली डायरेक्शन स्पेसिफाई करने के लिए हम यूज़ करेंगे, क्योंकि हमें जो कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म में हमें डायरेक्शन भी चाहिए होगी। व्हेन R12 इज़ अ यूनिट वेक्टर फ्रॉम Q1 टू Q2, जिसकी डायरेक्शन Q1 से Q2 की तरफ है। अब आगे बात करते हैं, इफ़ F12 इज़ द फोर्स एक्सटेंडेड ऑफ द चार्ज Q1 ड्यू टू द Q2। यहाँ पर हम F12 की बात करें तो F12 फोर्स है जो Q1 पे लग रहा है ड्यू टू द Q2, यानी कि जो ये Q1 चार्ज है उस पर Q2 कितना फोर्स दे रहा है उसे हमने F12 से डिनोट किया है। तो यहाँ पे उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे हम कूलम्स लॉ के हिसाब से। तो F12 इक्वल टू K Q1 Q2 बाई R21 स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर। तो यहाँ पे R21 है वो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है विथ रिस्पेक्ट टू 2 to 1। यहाँ पे R2 से 1 है। जनरली इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, बट वेक्टर फॉर्म में हमें इसे अलग अलग क्वांटिटी से डिनोट करना पड़ेगा। और यहाँ पे जो R21 है वो यूनिट वेक्टर है डायरेक्शन स्पेसिफाई करने के लिए, वेर R21 इज ए यूनिट वेक्टर फ्रॉम चार्ज Q2 टू Q1। यहाँ पे जो R12 यूनिट वेक्टर था वो Q1 से Q2 की तरफ था, यहाँ पे जो यूनिट वेक्टर है वो Q2 से Q1 की तरफ है। तो ये दोनों डिफरेंस है, दोनों की डायरेक्शन डिफरेंट हो जाएगी। तो यहाँ पे जो फोर्स है इन दोनों पॉजिटिव चार्ज में वो राइट साइड में लगेगा, यानी कि Q2 पे Q1 से जो फोर्स लगेगा वो राइट साइड में होगा, और Q1 पे जो Q2 के साइड से फोर्स लगेगा वो लेफ़्ट साइड में होगा। तो यहाँ पे ये दो यूनिट वेक्टर उसी को स्पेसिफाई करने के लिए यूज़ होते हैं। तो यहाँ पे आखिर में लिखा है बोथ R21 एंड R12 कैरेट हैज़ द सेम मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट डायरेक्शन। तो ये दोनों जो यूनिट वेक्टर है जिनकी मैग्नीट्यूड होगा दोनों का सेम ही होगा, बट जो डायरेक्शन होगी वो दोनों की ऑपोजिट होगी। तो यहाँ पे डायरेक्शन को हम सेम करें, अगर R21 को हमें इसके फॉर्म में लिखना है तो हम यहाँ पे आगे माइनस साइन लगा के R12 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जनरली यही किया हुआ है कि जो R12 है उसमें R21 को R12 के फॉर्म में लिखा है, इसके आगे माइनस साइन लगा दी, यानी कि जहाँ पे फोर्स होता है उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने यहाँ पे माइनस लगाया। इस बात पे ज़्यादा कंफ्यूज मत होना। यहाँ पे जो R21 को हम माइनस R12 लिख सकते हैं, क्योंकि फोर्स है वो सेम मैग्नीट्यूड में बट फोर्स की डायरेक्शन ऑपोजिट है। तो यहाँ पे हमने R21 कैरेट को माइनस R12 कैरेट से रिप्लेस कर दिया है। इससे क्या होगा कि जो फोर्स F12 है उसका मैग्नीट्यूड है वो माइनस टाइम हो जाएगा K Q1 Q2 बाई 1/2 R स्क्वायर और R स्क्वायर, और यहाँ पे यूनिट वेक्टर आखिर में। तो फाइनली जो यहाँ पे कूलम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म है उससे ये कंक्लूजन निकल के आता है कि जो फोर्स है F21 वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा और सेम मैग्नीट्यूड में होगा F12 के। तो यहाँ पे F12 इक्वल टू माइनस F21, यहाँ पे जो ये माइनस साइन है वो सिर्फ डायरेक्शन को स्पेसिफाई कर रहा है, अपोजिट डायरेक्शन को, जबकि मैग्नीट्यूड दोनों फोर्स के सेम होंगे। So that the force extended by the charge on the each charge are equal in magnitude but opposite in direction। और यहाँ पे ये जो डायग्राम है उसी को 2D प्लेन में रिप्रेजेंट किया हुआ है विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, और स्पेसिफाई किया। अगर एग्जाम में आपको कूलम्स लॉ पूछे जाए तो हमें बस ये कूलम्स लॉ यहाँ से लेके ये टॉप से लेके यहाँ तक लिखना है और ये एक डायग्राम स्पेसिफाई करना है। इसकी ज़रूरत नहीं है अगर ये डायग्राम आपने रिप्रेजेंट कर दिया तो। और जो कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म है उसका लास्ट कंक्लूजन निकल के ये आता है कि जो F12 है इक्वल टू माइनस F21 होगा, यानी कि जो Q1 एंड Q2 एक दूसरे पे जो फोर्स अप्लाई करेंगे उन दोनों के मैग्नीट्यूड सेम होंगे बट सिर्फ डायरेक्शन अलग अलग होगी।
फिर यहाँ पे वो जो फोर्स होता है वो कुछ भी हो सकता है, रिपल्सन और एट्रैक्शन दोनों के लिए सेम लॉ होगा। तो ये था कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। आगे हम बात करेंगे लिमिटेशन ऑफ कूलम्स लॉ। तो यहाँ पे जो कूलम्स लॉ होता है वो सर्टेन टाइप ऑफ एजम्पशन से चलता है। तो कूलम्स लॉ इज डिराइव अंडर अ सर्टेन एजम्पशंस एंड कैन नॉट बी यूज फ्रीडली लाइक अदर फार्मूलाज। तो जो कूलम्स लॉ पे हम काफ़ी सारे एजम्पशन करके चलते हैं, इसलिए कूलम्स लॉ है वो हर जगह पे वैलिड नहीं हो सकता। तो उस कूलम्स लॉ के इसके कारण कूलम्स लॉ की कुछ लिमिटेशन होगी। तो यहाँ पे फर्स्ट लिमिटेशन कूलम्स लॉ की क्या है, वी कैन यूज द फॉर्मूला इफ द चार्ज आर इन स्टैटिक और इन रेस्ट। तो हम कूलम्स लॉ उसी चार्ज पे अप्लाई कर सकते हैं जिस चार्ज की वेलोसिटी 0 हो और जो चार्ज रेस्ट पे हो। कोई भी चार्ज मूवेबल चार्ज है तो उस पर हम कूलम्स लॉ अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये थी पहली लिमिटेशन कूलम्स लॉ की। तो यहाँ पे हम दूसरे लिमिटेशन की बात करें तो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू अप्लाई कूलम्स लॉ वेयर द चार्ज आर इन आर्बिटरी शेप। वी कैन नॉट डिटरमाइन द डिस्टेंस डी बिटवीन द चार्ज व्हेन दे इन आर्बिटरी शेप। तो यहाँ पे जो कूलम्स लॉ है वो सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए अप्लाई होता है। यहाँ पे हम आर्बिटरी चार्ज के लिए कूलम्स लॉ को अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि उन दोनों के बीच का डिस्टेंस हम फाइंड नहीं कर सकते। और कूलम्स लॉ में जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस के स्क्वायर से होगा और कूलम्स लॉ में हमें डी की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। तो सेकेंड लिमिटेशन ये है कि जो कूलम्स लॉ है वो सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए एप्लीकेबल है, वो आर्बिटरी शेप के लिए हम अप्लाई नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हम थर्ड लिमिटेशन की बात करें तो इट इज़ ओनली एप्लीकेबल इन दोज केस वेयर द इनवर्स स्क्वायर लॉ इज ओबे। तो कूलम्स लॉ को हम उसी केस में अप्लाई कर सकते हैं जहाँ पे इनवर्स स्क्वायर लॉ ओबे हो, इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो हो। तो यहाँ पे अगर हम फोर्थ लिमिटेशन की बात करें तो सेपरेशन बिटवीन द चार्ज मस्ट बी ग्रेटर देन द न्यूक्लियर साइज 10 to the power minus 15 meter, because the distance from less than 10 to the power minus 15 meter the strong nuclear force dominate over the electrostatic force। और फोर्थ लिमिटेशन कूलम्स लॉ की ये है कि अगर दोनों चार्ज है तो दोनों चार्ज का बीच का डिस्टेंस है वो हमेशा ग्रेटर देन 10 to the power minus 15 मीटर से ज़्यादा ही होना चाहिए। क्योंकि अगर दोनों चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस है वो 10 to the power minus 15 से अगर कम होगा तो वहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को डोमिनेट कर देगा। क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है वो स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता है इन ऑल फोर्सेस। तो यहाँ पे ये 4 लिमिटेशन है कूलम्स लॉ की कि ये 4 कंडीशन में कूलम्स लॉ सेटिस्फाई नहीं कर सकता। तो यहाँ पे लास्ट टॉपिक हम इस पार्ट में कवर करेंगे जो कि एप्लीकेशन ऑफ द कूलम्स लॉ। हमने ये जो कूलम्स लॉ पढ़ा वो कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है, इसके एप्लीकेशन क्या है रियल लाइफ में। तो ये एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाता, ये बस मैं जनरल नॉलेज के लिए आपको बता देता हूँ थोड़ा सा कि जो कूलम्स लॉ हैज़ अ ग्रेटर मैनी एप्लीकेशन ऑन द मॉडर्न लाइफ फ्रॉम जेरोक्स मशीन टू लेज़र प्रिंटर एंड पावर कोटिंग। तो इन सारी चीज़ों में कूलम्स लॉ का बेसिकली यूज़ होता है। तो स्टूडेंट इस पार्ट में बस इतना ही। तो थर्ड पार्ट में हम देखेंगे सुपरपोजिशन थ्योरम, परम्यूबिलिटी एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड रिलेटिव परम्यूबिलिटी। तो इनमें भी काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और उसमें से भी जो सुपरपोजिशन थ्योरम है इसमें क्वेश्चन पूछने के चांस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो थर्ड पार्ट में ये हम कवर करेंगे। और थैंक यू फॉर द वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू।